जो बच्चे न्यू हैं टेंशन मत लो, ठीक है। अभी इसका एक दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो। अगर आपने 11 पढ़े हैं तो आपको वो हिस्सा समझ में आएगा, ठीक है। कुछ हिस्सा अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसका लिंक आपके पास कुछ भी नहीं है, आप टोटली ब्लैंक रहोगे, तो वो पार्ट स्किप करो। अभी फिलहाल के लिए बेफिक्र रहो। मैं जब उसके लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, मैं क्या समझे एक लेक्चर अपलोड भी किया तो वहां से उसको देखो तो आपको कनेक्शन मिल जाए। अभी जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ उसको रहने दो, जब रेडिएशन स्टार्ट करेंगे तो वहां से डिटेल में फिर समझो, ठीक है। रेडिएशन भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले 11 का बेस थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले एक बार रिवाइज कर लेते कि अब तक के क्या क्या पढ़े हैं, ताकि आप लोगों को याद आए कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किए थे। उसके बाद कंटिन्यू करते। हम लोग ने इसके अंदर सबसे पहले तो 3 लॉ पढ़े, उसके बाद हम लोग ने इसके अंदर पोस्टुलेट्स पढ़े थे आइडियल गैस के लिए, मीन फ्री पाथ पढ़े थे, म्यू आरएमएस जिसको वीआरएमएस भी आपको से लिखा है, वीआरएमएस भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, याद आ रहा है। प्रेशर का एक डेरिवेशन की याद आ रहा है सबको, मोमेंटम से डिराइव करे थे उसको, अलग अलग कंडीशंस लिए थे एक्स वाई जेड और बाद में कंबाइन कर दिए थे उसको, याद आया सबको। फिर हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन पढ़े थे, याद आ रहा है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है बच्चे लोग, अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था ना, दोनों एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एक्स में वाई में जेड में जा सकता है, अगर वो डाई एटॉमिक हुआ तो उसके पास रोटेशनल भी होगा, याद आ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए कितनी थी 3, डाई एटॉमिक के लिए थी 5 और पॉली एटॉमिक के लिए थी 6। और अगर वाइब्रेशनल को काउंट करेंगे, अगर वाइब्रेशनल को काउंट करेंगे वो भी हायर टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे, तो हम लोगों ने पढ़े थे कि उसमें एक एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, याद आया कि नहीं भाई। यहाँ पे बनाकर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था एक एक का, और अगर नहीं याद आ रहा तो इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र रखे, लेक्चर जब अपलोड कर दूंगा तो वहां से एक बार देख लें। अभी उतना टाइम नहीं याद होगा, एक लेक्चर पूरा उस पर लिया था मैंने, अगर वापस से भी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो पूरा चले जाएगा उसमें, ठीक है। बहरहाल हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे, याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी का एक आंसर हम लोगों ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी निकाले थे, किसी को याद है 3/2 kBt का समथिंग लाइक, और नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 3/2 n kBt, याद आ रहा है कि। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी पढ़े थे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी याद है, इक्वली हर डायरेक्शन में क्या होता था, वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। जैसे 3/2 kBt है ना एनर्जी, एग्जांपल दे रहा हूं, तो हर डायरेक्शन में कितना है 1/2 1/2 1/2, अगर वो मोनो एटॉमिक है। ये भी बताया था कि हम लोग जो भी डेरिवेशन पढ़ रहे हैं वो मोनो एटॉमिक के लिए ही पढ़ रहे हैं, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक की तो बात ही नहीं चली क्योंकि उसमें सिनेरियो चेंज हो जाता है, याद है ना। अरे भाई ये सब डिस्कस किया बच्चों, कुछ नया नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोगों ने पढ़े, अब वो अगर याद नहीं आ रहा है तो वो आपकी गलती है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। आगे स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसका नाम है मेयर्स रिलेशन। पावर ऑफ गर्ल्स अरे वो रेड ग्रीन और येलो पर्पल, चलो मेरे को कलर याद, उसमें भी मेयर होते थे, याद है। मेयर बुला के बताते थे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो तीनों सुपर पावर यूज करके सिटी को सेव करते हैं, याद है। तो यहाँ पर भी एक मेयर, कोई कनेक्शन नहीं। चलो यहाँ मैं जोक्स इसलिए मार रहा हूँ कि तुम लोग आपस में बात नहीं करो, बट फिर भी तुम लोग आपस में बात नहीं करो, हंसी खुशी पढ़ रहे हो तुम लोग, मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं। मेयर्स रिलेशन एक्चुअली ना बच्चे लोग, हम लोगों को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और आइडियल गैस कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन है, सीपी, सीवी और आर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग को कौन देता है, मेयर्स रिलेशन। नाम में ये रिलेशन, नाम में क्या है,
अब ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा कनेक्ट होता है जाकर थर्मोडायनेमिक्स से, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो ताकि थर्मोडायनेमिक्स में जब आप पहुंचो तो वहां पर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखो क्या होता है बच्चे लोग, हम लोग ने एक फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे हीट वाला, Q = mc डेल्टा T, याद आ रहा है? हीट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देते हो तो उसका फॉर्मूला था mc, मतलब स्पेसिफिक हीट। वहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी डिस्कशन, हालांकि 11th में किए, 11th में Cp, Cv, Sp, Sp, याद आ रहा है? ये सब डिस्कस किए, वहीं पढ़ाया तो झूठ भी नहीं। Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Sp क्या? स्पेसिफिक हीट के प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के, ऐसी Sv प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्क ये है कि उसमें m आ, याद आ रहा है कि Cp = m0 Sv, Cp Cv = m0 Sv रिलेशन था, अभी आगे पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो मेयर्स रिलेशन में कुछ हम लोग को चीजें समझना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बोल रहा हूं बच्चे लोग? एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैं अगर किसी गैस को एनर्जी सप्लाई करता हूं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मैं अगर किसी गैस को, जैसे मान लो ये रूम में एक एयर है और हम लोग क्या बोल रहे हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बोल रहे हैं? मतलब वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं। और अगर मैं उस गैस को हीट कर रहा हूं मतलब उसको एनर्जी दे रहा हूं, तो आप जब उस गैस को हीट करोगे ना बच्चे लोग, तो वो पूरी की पूरी हीट यूटिलाइज हो जाती है उस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। किसमें यूटिलाइज हो जाती है? इंटरनल एनर्जी क्या है? वो जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, ये सबको मिला देते तो उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं, एक कंटेनर ले लेते हैं जो फिक्स है, एक कंटेनर ले लेते हैं जो क्या है चलो, और अगर आप उसको हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होने वाला, तो आप जब हीट करोगे तो आपको नहीं लगता है उसके अंदर के पार्टिकल्स के अंदर की जो एनर्जी वो बढ़ने लगेगी? अरे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा हो जाएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूरी की पूरी हीट या चेंज इन हीट बोलो, ये कहां पर यूटिलाइज हो जाती है? इंटरनल एनर्जी। कहां पर यूज हो जाती है? कोई दिक्कत है क्या? dq मतलब हीट, ये किसके बराबर होगी? मगर कब? एट कांस्टेंट। dq किसके बराबर है? d। अच्छा, अगर आपको याद हो q का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे, mcv डेल्टा t, यहाँ पर dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बात तो वही है ना, mcv dt बोलूं या mcv डेल्टा t बोलूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा cv dt। m कितना मेरे लिए? 1 है। m कितना मेरे लिए? सही है ना? अरे कोई दिक्कत है क्या? dq, q का फॉर्मूला ये पढ़े थे, इसके लिए ये भी लिखो। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने 10th में पढ़े थे बच्चे, डेल्टा टी के टर्म्स में पढ़े थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन? हेलो हेलो, सुनो यार, ये याद है ना सबको? मैंने वही वाला फॉर्मूला लिखा हूं, बस m की जगह कितना लिया हूं? 1। आ गई बात? अब आप बोलेंगे सर नीचे v क्यों लिए? क्योंकि वॉल्यूम क्या है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गया? कोई दिक्कत? मसला ये है ना कि आप लोग को बेस नहीं पता होता, तो इसके लिए इतना कुछ बोलना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग आगे भी बढ़ सकते। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो आप जब एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई करोगे ना बच्चे लोग, तो वो हीट दो जगह यूटिलाइज होगी। कहां पर? पहली, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, हीट दूंगा तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो एक एनर्जी तो कहां यूटिलाइज हो जाएगी? दूसरा, वर्क डन करना। वॉल्यूम चेंज करना मतलब क्या करना? वर्क डन करना। वॉल्यूम चेंज करना मतलब क्या करना? वर्क करना। अगर नहीं याद है तो हम लोगों ने, नहीं सॉरी, 12th में ही थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, W = P dV, वर्क = P × डेल्टा V। मतलब अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो क्या होगा? वर्क होगा। गैस ने क्या परफॉर्म करी?
अरे सिंपल सा लॉजिक है, एक सिलेंडर है, पिस्टन और सिलेंडर है, उसके अंदर एक गैस है बच्चों। अगर ये गैस एक्सपांड करती है, ये गैस क्या करती है, मतलब पहले पिस्टन यहाँ पर था, बाद में पिस्टन यहाँ पहुंच गया, लेट्स से, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ ना, तो इसने कुछ काम की तभी तो ये ऊपर गया ना, या दबे या ऊपर जाए, दोनों ही केस में वर्क तो हुआ। आप इमेजिन कर रहे हो कि नहीं? तो वर्क डन होने का मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज। वर्क डन का मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज। तो वर्क का एक फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो फिलहाल याद रखो, हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में। W इक्वल्स टू P dV, W इक्वल्स टू P dV। समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मैं एक ये समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, कोई ये बेवकूफी करना नहीं। मैं ये कहाँ से आया, क्योंकि अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ इसको रिलेशन के टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बोल रहा हूँ ये बेवकूफी है, कोई करना नहीं, मेरे को समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको याद होगा वर्क का फॉर्मूला हम दोनों ने पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये पढ़े हो आप लोग? अच्छा, ये क्या है, प्रेशर है। अगर ध्यान से देखो, ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम। ये क्या है, वॉल्यूम, डीवी मतलब वॉल्यूम है ना। मैं अगर इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, और ए से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, फोर्स अपॉन एरिया, नहीं ऐसा लिख, वॉल्यूम को लिख दो, एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं, वॉल्यूम को लिख सकता हूं ना, एरिया इनटू लेंथ। अब बताओ प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है बच्चों, फोर्स, और ये क्या बचा, लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। लेंथ का मतलब क्या आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे समझे कि नहीं? मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला क्या है, सेम है। मैं बोल रहा हूँ भैया ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था बच्चे लोग, ठीक है, पहले ये पिस्टन इधर था, बाद में ये गैस क्या हुई, एक्सपांड हुई, अब ये पिस्टन यहाँ पहुंच गया, अब ये पिस्टन, तो ये जो लेंथ इसने चला है ना L, ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये L या D बोलो, जो भी आपकी मन से। अरे समझा कि नहीं? मैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ को रिलेट कर रहा था कि कहाँ से आ रहा है। नहीं तो हम लोग तो इसको अभी थर्मोडायनेमिक्स में डिराइव करेंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो उसको डिराइव भी कर लेंगे। क्लियर है? ये समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, सर जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो ये दो जगह पर यूज होगी, पहली इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरी वर्क। सही है कि नहीं भाई? पहली कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल, दूसरा ये क्या करेगा ना, अभी हम लोगों ने पढ़े कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, डी, और वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, पीडी। अरे हाँ यार, डीक्यू ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या बच्चे लोग, तो इसकी जगह लिखूं सीपीडीटी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगर मैं ये प्लस सीपीडीटी इधर लेकर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस सीपीडीटी इज इक्वल्स टू पीडी। सही है ना? दोनों में से dt तो cp माइनस cv dt। अच्छा, pdv किसके बराबर होता है, r dt। n तो 1 लिए थे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कितना रहेगा, 1। अरे pv इज इक्वल्स टू nrtr, याद आया ना, n तो 1 है, n कितना है, तो यहाँ पर pdv था, r तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, टेम्परेचर आया। pdv किसके बराबर, लिख दिया, pdv की जगह पर r dt, dt से dt क्या बचा, r इज इक्वल्स टू cp माइनस, याद आया? ये भी डिराइव किए थे 11 किए थे, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं? क्लियर है? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत बच्चे लोग? अच्छा, अब इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है। देखो हम लोग जब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं ना, तो हम लोग हीट को कैलोरीज में काउंट, किसमें काउंट करते हैं, और R का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो जूल्स पे लिखते हैं, किस पे लिखते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करते हैं, आप समझे, दो यूनिट हो गई ना, ये कैलोरीज में है और ये किस में, दोनों को सेम यूनिट में लाने के लिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन J, where J is what, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काम क्या है, वो जो यूनिट का कन्वर्जन था ना, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, अब समझ में आया? अरे ये इसकी एक वैल्यू होगी जो हम लोग को मेंशन करके देगा, वो उससे आप डिवाइड कर दो,
अब आपको वो कैलोरीज में दिया है या जूल में दिया, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं इसी को प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में लिखूं तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़े थे सीपी क्या होता है, एम नॉट एसपी, और सीवी क्या होता है, एम नॉट एसपी। याद आया? ये 11 में पढ़ाया हूं बच्चों। तो सीपी की जगह क्या लिख सकता हूं, एम नॉट एसपी, और सीवी की जगह क्या लिख सकता हूं, एम नॉट एसपी इज इक्वल्स टू आर अपॉन जी। दोनों में से एम नॉट कॉमन निकाल दो और इस साइड फेंक दो, तो एसपी माइनस एसवी किसके बराबर हो गया, आर अपॉन जे। ये भी एक रिलेशन है और ये भी एक, ये रिलेशन को हम लोग एक्चुअली में मेयर्स रिलेशन। समझ में आया? कोई दिक्कत? सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है, आर के। क्लियर? ये था मेयर्स रिलेशन। थोड़ा सा वापस से हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसका यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हम लोग पढ़े थे 3/2 n kBT। याद है? ये डिराइव किए थे, सबको याद है क्या? सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 ले रहे हैं तो, और अगर नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिख रहे हैं तो फिर n आ जाएगा। सही है ना? दोनों चीज है। आप अगर n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वो 3/2 kBT रहेगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिख रहे हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो E की वैल्यू पढ़े थे 3/2 n kBT। अच्छा, हम लोग ने अभी एनर्जी का कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, डिराइव नहीं किए थे, पढ़े थे CVDT, है ना? अगर मैं dt को नीचे लेकर आ जाऊं, dt बोले तो टेम्परेचर ना, अगर मैं dt को कहां लेकर आ जाऊं तो ये किसके बराबर, CV के। ये किसके बराबर? अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मोनो एटॉम, ये किसके लिए था, याद है ना? ये मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो के लिए लिखे थे हम लोग, मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखे थे 3/2 kBT, डाई एटॉमिक के लिए 5/2 kBT, और पॉली एटॉमिक के लिए 7/2 kBT आया था, समथिंग लाइक दिस। क्या तुम पढ़ेंगे? डी की वैल्यू कितनी है? देखो डी बोले तो एनर्जी ना, कितनी है, 3/2 n kBT। सही है? और dt मतलब टेम्परेचर, dt मतलब क्या, टेम्परेचर ना। ये d से ये d क्या बचा, cv कितना आया, cv की वैल्यू कितनी आई, n kB। सही है ना? अच्छा, अगर आपको याद है ये n into kB को हम लोग r बोलते थे, क्या बोलते थे, याद है सबको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट आइडियल गैस कांस्टेंट। डिराइव भी करके बताया था। तो CV की वैल्यू मिल गई 3/2 R। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन, अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन, अभी हम लोग ने पढ़े मेयर्स रिलेशन, क्या पढ़े सर, CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर। नाउ व्हाट इज CP? CP निकालने का, CV कितना आया, 3/2 R इज इक्वल्स टू R, माइनस 3/2 R इधर आया तो प्लस 3/2 R, कितना आ जाएगा, 5/2 R ना, 2 1 2, 2 + 3 5। तो CP की वैल्यू कितनी हो गई, सही है? CP मिल गया, CV मिल गया। आपको याद है हम लोग ने एक गैमा पढ़े थे, गैमा इज इक्वल्स टू CP अपॉन CV, याद आया? 11 में पढ़े थे यार, गैमा को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT पढ़े हो ना आप लोग? तो PV का फॉर्मूला सिर्फ स्टेट PV पर डिफाइन नहीं होता है, अगर वो गैस आइसोथर्मल है तो उसकी कंडीशन चेंज होगी, आइसोकोरिक है तो चेंज होगी, आइसोबारिक है तो चेंज होगी, याद आ रहा है? और पॉलीट्रॉपिक होती थी PV/N इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोलते थे। PV/N इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर ऐसा लिखते थे गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक कंडीशंस के लिए लिखते थे गैमा को एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते थे। इधर सुनो, मेरी गलती है कि मैं 11 में तुम लोग को थप्पड़ से नहीं मारा, बेवकूफो ये सब पढ़ाया था,
PV इज इक्वल टू nRT पढ़े थे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो N और R तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट तो ये पूरा कांस्टेंट, तो PV किसके बराबर, ये किसके लिए कंडीशन है, आइसोथर्मल के लिए। किसके लिए है, अगर वो आइसोबारिक हुआ तो सर आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक मतलब ये हम लोग क्या बोलेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। मैं अगर T को नीचे लेकर आऊं और P को इधर लेकर जाऊं तो ये नीचे हो जाएगा, ऐसा P होगा ना, N कांस्टेंट R कांस्टेंट, P को मैंने कांस्टेंट कर दिया, आइसोबारिक बोला हूं ना, बार का मतलब प्रेशर की यूनिट, तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो V बाई T कितना कांस्टेंट, ये किसके लिए था, आइसोबारिक। समझ में आया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट किए तो आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट किए तो आइसोकोरिक, उसका नाम है, पढ़े हो तुम लोग, ऐसा मत देखो। ऐसी एक होता है पॉलीट्रॉपिक कंडीशंस, क्या होती है, पॉलीट्रॉपिक कंडीशंस, तो वहां पर V के पावर में क्या लिखते हैं हम लोग, N लिखते हैं। अच्छी बात ये है कि ये सब का डेरिवेशन थर्मोडायनेमिक्स में दिया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने अभी जो कुछ भी नाम लिया हूं बच्चे लोग, वो चारों का डेरिवेशन है, और वो चारों में से कोई एक एग्जाम में पूछता है, आइदर आइसोथर्मल, आइदर आइसोकोरिक, आइसोबारिक या फिर पॉलीट्रॉपिक, चारों में से किसी एक का डेरिवेशन। अल्लाह से दुआ करना कि ये वाला ना पूछे, जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा सब दुआ ये करने का कि हम लोग को आइसोकोरिक पूछ ले, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0, वहीं पे एक के सीधा गायब हो जाता है, तो जितनी की जितनी हीट दी है पूरी की पूरी एनर्जी बढ़ाने में चली गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, तो du इज इक्वल टू CVDT लिख के भाग जाए, आएंगे, घबराओ। मैं बोला ना ये चैप्टर का कनेक्शन है किससे, थर्मोडायनेमिक्स, तो बार बार मैं ना चाहते हुए भी मेरे को थर्मोडायनेमिक्स पे जाना पड़ता। अगर किसी को ये याद नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वापस से बता देता हूँ तसल्ली के लिए, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि सर आप वापस से आएगा अभी। ये देखो पेज नंबर देखो, ये है आइसोथर्मल, देखा पेज नंबर 90 पे आइसोथर्मल, उसी के बाजू में आइसोबारिक, फिर उसी के बाजू में आइसोकोरिक, और फिर एडियाबेटिक। पॉलीट्रॉपिक को एडियाबेटिक भी बोलते हैं, मैंने इसका नाम ही है एडियाबेटिक इंडेक्स। नहीं याद है, मेरे को मालूम है, ठीक है, मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आया ना। मैंने क्या बोला कि गैमा जो है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, इसको हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ Cp बाय C, इट इज द रेशियो ऑफ Cp बाय C। हम लोग ने मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू निकाले कितनी, 5/2R, और Cv की वैल्यू निकाले 3/2R, R से R, 2 से 2, गैमा की वैल्यू कितनी आई, गैमा की वैल्यू कितनी आई, 5/2। याद है, ये हम लोग ने पढ़े थे, ये तुम लोगों ने 11 में पढ़े थे। मोनो एटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू 5/3 होती है, पॉली एटॉमिक के लिए 7/3 होती है, ये पढ़ाया था मैंने, चैप्टर 7वां थर्मल वाला चैप्टर, उसमें पढ़ाया था इसी, ठीक है। नहीं याद है तो टेंशन मत, अभी जाने दो, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है बच्चे लोग छोड़ दो, आज से फिर याद रखो, गैमा इज नथिंग बट एडियाबेटिक इंडेक्स and it is the ratio of Cp by C, where Cp पहले से पता है और Cv भी हम लोग को पता है। इन दोनों के रेशियो को हम लोग एक नंबर देकर रखें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। और साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों स्पेसिफिक हीट का ही रेशियो है ना, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, ये एक नंबर है, ये क्या है बच्चे लोग, एक नंबर है। डिपेंडिंग अपॉन दी गैस की गैस का बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको वापस से कोरिलेट करूंगा जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो मैं वो चैप्टर को जब स्टार्ट करूंगा और उस टॉपिक पे जब पहुंचूंगा तो वापस से ये वाला टॉपिक उससे कोरिलेट करके आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? ये हम लोग ने किसके लिए डिराइव किए, मोनो एटॉमिक के। अब आप लोग किसके लिए करेंगे, डाई। तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, अब सिर्फ चेंजेस क्या करेंगे। हम लोग को पता है कि अगर डाई एटॉमिक होता तो एनर्जी की वैल्यू 5/2 kVT होती, आया ना, और उसमें डी तो यही रहता,
और डी बाई डी टी किसके बराबर होगा? सी डी की जगह क्या लिखते हैं? 5 टी से टी क्या होता है? गायब। यहाँ पर बचता 5/2 एन के डी की जगह 5/2 आता। अच्छा, फिर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर कर दे। 5/2 इस साइड आता तो प्लस 5/2, 5 + 2 7/2 डिवाइड करेंगे तो 7/3। समझ में आ रहा है? सेम मेथड कर लोगे ना भाई, खाली यहाँ पर पॉली जब डायटोमिक लिखोगे तो 3 की जगह कितना आएगा? क्लियर है? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था तो वहां पर बताया था, क्योंकि वहां पर 5 डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में आधा आधा आधा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तीसरा जो है ना पॉली एटॉमिक, हम लोग ने पॉली एटॉमिक के लिए कंडीशन पढ़े थे कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6/2। कितना होता है? आपके बुक में ना उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं किया, वाइब्रेशन वाले उसने एफ के फॉर्म में लिखा। कौन से फॉर्म में लिखा है? एफ के फॉर्म में। इसके लिए उसका आंसर कौन से फॉर्म में आ रहा है? एफ के फॉर्म में। आप चाहो तो एफ की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू आप लोग 1 ले लेना ना वाइब्रेशन के लिए। जैसे 6 है, वाइब्रेशनल काउंट किया तो कितना हो गया? 7। अबे पढ़ाया था पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6 होता है। वाइब्रेशनल काउंट किया तो उसके लिए एनर्जी कितनी? 7/2 NKBT। फिर पूरा गेम एच। समझा? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे ना भाई? देखो मैं आप लोग को वापस से हर चीज नहीं बता सकता, चैप्टर बहुत ह्यूज है। अब अगर आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग पिछला भूलते जा रहे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रिवीजन भी कराया और बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि घर पे जाके उसको पढ़ा करो। पढ़ते नहीं हूँ, इसके लिए ध्यान में नहीं रखता। समझा? लिखो। बच्चे लोग सब लोग यहाँ ये था चैप्टर का एक हिस्सा जहां पर हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर। अब बात करते हैं रेडिएशन, और अब यहाँ पर जो न्यू बच्चे वो भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब तक के मैं वो हिस्सा पढ़ा था जहां पर हम लोग को प्रायर नॉलेज की जरूरत थी, मतलब जो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, वो आप लोग को लग रहा था बीच बीच में। तो अगर आप पहले के लेक्चर अटेंड नहीं किए तो आपको नहीं समझ में आएगा। बट अभी हम लोग एक नया पूरा हिस्सा स्टार्ट करें, उसका पीछे से कोई भी कनेक्शन नहीं। वो हिस्सा था ना। अब रेडिएशन की बात करते हैं, और रेडिएशन भी तुम लोग पढ़े 11 याद है? अजान जब तक ये हो रही है तब तक के सोचो कि रेडिएशन क्या है, और उसके 2 भाई बंधु भी पढ़े थे हम लोग ने, कंडक्शन और कन्वेक्शन। जरा उसको दिमाग में पिक्चराइज कर लो, अजान के बाद देखते हैं कौन इसका आंसर देता कोई एक बच्चा। कंडक्शन ओके, कंडक्शन का आंसर ये है कि सर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो अपनी ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं और वो एनर्जी को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड। इसको हम लोग कंडक्शन। व्हाट अबाउट कन्वेक्शन? वाटर एक एग्जांपल है उसका। सर वहां पर एक्चुअली में पार्टिकल्स एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसफर, है ना? और तीसरा था रेडिएशन। मैं इसका एक आंसर देता हूँ, एकदम आसान से एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझने के लिए, एकदम आसानी से। कंडक्शन कन्वेक्शन जिंदगी भर याद रहेगा। कंडक्शन कन्वेक्शन की डेफिनेशन याद ना रहे, ये एग्जांपल जरूर याद रहेगा। ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है, इतना अच्छा पढ़ता है कि वो महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक लेकर आता है, ठीक है। और जब वो महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक लेकर आता है तो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी का मेरे को कॉल आता है कि सर आपके बच्चे ने टॉप किया है, मेरी तरफ से मैं उस बच्चे को स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ। हाँ सर, कितने की स्कॉलरशिप ले? सर उसको स्कॉलरशिप में देना चाहता हूँ 10 लाख। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। सुनो, ध्यान से सुनो यार, 10 लाख की स्कॉलरशिप मिलने वाली है उस बच्चे को। मैं अपने पीए के हाथ से आपको वो पैसा भिजवा दूंगा। तो मतलब ठीक है सर। पीए ने मेरे को 8 लाख ला के कितना? सर 2 लाख मेरा भी तो खर्चा पानी बनता है ना। वहां से मैं आया पैसा लेके, रास्ते में रुका, चाय पानी, थोड़ा सा समझो आप मेरी बात। तो बोला अच्छा ठीक है, 8 लाख मेरे हाथ में आए।
तो मैं लगा मेरी बच्ची थी, साल भर तो मैंने पढ़ाया था। तो वो 3 लाख मैंने मेरे जेब में डाला और वो बच्ची को बोला कि उद्धव ठाकरे की तरफ से आपको 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिली। ठीक है, अरे समझा कि नहीं? एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पास है, दूसरे से तीसरे पार्टिकल के। एस जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, लॉस भी हो रही थी। वो क्या हो रही थी? मतलब ट्रांसफर जो था वो स्लो था। ट्रांसफर जो था वो सही बात है। ट्रांसफर कैसा था? अरे 4 लोग के पास से पैसा आएगा तो स्लो ही आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा केस ले, मेरी ही क्लास की बच्ची पूरे इंडिया में टॉप करी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1। अब चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा मुझे बोले ये बच्ची से तो मैं मिलना चाहता हूँ, ये बच्ची से तो मैं मिलना। चीफ मिनिस्टर खुद चले आए, बीच वाले पार्टिकल गायब, एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल उसको मिली, वो सीधा आके दे रहे, आपको स्कॉलरशिप मिल गई। इसमें लॉसेस, इसमें ट्रांसफर का मोड क्या होगा? इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? वहां पे चीफ मिनिस्टर अपनी जगह को छोड़े, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपनी जगह को। तीसरा है रेडिएशन। तीसरा क्या है? रेडिएशन किसको बोलते हैं? जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, वो ईएम वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। सर कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है ना भाई, ठीक है, कौन से फॉर्म में ट्रेवल करता है? ईएम वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इट डजंट नीड मटेरियल, किसी मीडियम की जरूरत। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत है और रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत। तो भैया रेडिएशन, चीफ मिनिस्टर भी नहीं आ रहे, चीफ मिनिस्टर ने बोले भैया आपका जीपे नंबर दो, जीपे। रेडिएशन फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आया कि अगर पार्टिकल अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो कंडक्शन, पार्टिकल अपनी जगह को चेंज कर रहा है तो, और मीडियम है ये नहीं, समझ गए ना? पक्का? अब सुनो मेरी बात, ये मैं बेस बता रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है नहीं। अभी फिर बाद में कोई सवाल पूछता कि सर रेडिएशन क्या होता है, तो इसके लिए पहले बता दिया, रेडिएशन इज नथिंग बट अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिससे हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। बेसिक एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, सूरज से रोशनी यहाँ पर आती है और हम लोग हीट होते हैं ना, वहां से जो हीट ट्रेवल कर कर आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कौन से फॉर्म में आ रही है? देखो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो ना बच्चों, तो वो उस हीट को 3 तरीके से यूटिलाइज करती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक एग्जांपल अगर मैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया मैं लेट से मेरे हाथ में मैं पानी लेकर आता हूँ और इसके ऊपर फेंक देता हूँ, इसके ऊपर पानी को क्या कर देता हूँ? फेंक देता हूँ। तो कुछ पानी जो है वो टकरा के बाउंस बैक हो जाएगा, कुछ पानी जो है वो एब्जॉर्ब। अच्छा, इसके ऊपर नहीं, मैं स्पंज का एग्जांपल, स्पंज बेटर है। स्पंज को अगर आप नोटिस करो, तो अगर स्पंज पे मैं पानी फेंकूं तो कुछ पानी होगा जो टकरा के गिर जाएगा, कुछ पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पानी ऐसा होगा जो बैक साइड से पीछे उसके अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर निकल जाएगा। अरे आप पकड़ के गारूंगा तो निकलेगा ना। तो कुछ उसने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया, कुछ उसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, और कुछ उसने क्या किया? ट्रांसमिट किया। देखो, ट्रांसमिट अलग है, पहले अंदर लेना और फिर रिलीज कर। समझ आ रहा है? तो जो टोटल हीट है सर, जो टोटल वो 3 हिस्से में जाने वाली है। एक एब्जॉर्ब होगी, एक रिफ्लेक्ट होगी और एक, सही है? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप जितनी भी हीट दोगे, या तो वो एब्जॉर्ब होगी, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या तो वो ट्रांसमिट होगी। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? तो Q अपॉन Q, ये कितना आ जाएगा? QA अपॉन Q, ये कितना आ जाएगा? QR अपॉन Q, और ये कितना आ जाएगा? Q। सही है ना? Q और Q क्या बचा? ये QA अपॉन Q को हम लोग स्मॉल a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाद में बताऊंगा। QR अपॉन Q को हम लोग बोलते हैं स्मॉल a, और QB अपॉन TR, सफिक्स में R भी। ट्रांसमिशन में दिया है, TR दिया है ना, देखिए।
बस ठीक है, बुक में दिए टी लेना, टी आपकी मर्जी यार, टी पिल्लू पिल्लू कुछ भी बोल दो तुम्हारी। ए ले लिए, आर ले लिया और टी आर। बोलने का मतलब ये है कि टोटल जो होगा ना वो कितना होगा, चाहे एब्जॉर्ब हो, चाहे रिफ्लेक्ट हो, चाहे ट्रांसमिट हो, टोटल कितना होगा। नाउ व्हाट इज दिस ए, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम एब्जॉर्प्टिविटी है। क्या नाम है इसका दूसरा, एब्जॉर्प्टिविटी। ध्यान से देखो, यहाँ पे बात नहीं करो, सही है। इसका नाम तो समझ में आ ही गया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। टकरा के चले गए, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, आर नीचे, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। आवाज नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ, क्लियर है बच्चों। इसका कुछ नाम दिया है क्या, ट्रांसमिटेंस, ठीक है। इसका दूसरा नाम है भैया, ठीक है। अब जरा यहां सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये हमेशा कितना होगा। मतलब ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि सर ये या तो जीरो हो सकता है, बेसिकली क्या हो सकता है, कम से कम कितना होगा, जीरो। मैंने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, मतलब क्या, जीरो। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब इन तीनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और इन तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा। समझ में आ रहा है, अरे हाँ के ना। अच्छा, अगर आप किसी को डिफाइन करना है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल हीट। अरे हाँ है ना, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल हीट। सिमिलरली अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल हीट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल हीट। हो गया डेफिनेशन यार, कोई दिक्कत ठीक। अब इसके अंदर कुछ चीजें और हैं। देखो, मैं अगर बोल रहा हूं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी की पूरी लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। क्या कर देता है, इसको समझ लो। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, ए है, आर है और टी आर। इसका आंसर कितना होता है, 1। मैं बोल रहा हूँ कि ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो पूरी की पूरी लाइट को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट। पूरी की पूरी को क्या कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इसको, पूरी की लाइट को क्या करने वाला है, ट्रांसमिट। पूरी लाइट को क्या करने वाला है, ट्रांसमिट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कोई एब्जॉर्ब ना करे मगर पूरी लाइट को पूरी हीट को रिफ्लेक्ट कर दे और ट्रांसमिट ना करे, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ऐसे हो सकता है कि पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब करके और ट्रांसमिट ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट एब्जॉर्बर। क्या बोलेंगे इसको, समझ में। आपकी बुक में ना कंडीशन दिया हुआ है, वो जरा मेरे को वहां पर खाली लिख लेंगे। इधर ले, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे, हाँ वो बच्चों के लेक्चर स्टार्ट हो गए। हाँ चालू, रिटर्न कब तक आएंगे, कोशिश करो उसको जल्दी भेज देने से। नहीं वही बोलो, बच्ची का ज्यादा मिस हो जाएगा। नहीं वो ऑनलाइन नहीं चलता, तो बच्चों को यहाँ पे क्लास में समझा रहे तो वो ऑनलाइन वैसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, कोशिश करो कि आप जल्दी आओ तो बेहतर रहेगा। हाँ।
यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ सुनो आवाज में। मैं बोल रहा हूँ कि अगर R की वैल्यू 0 है और A की वैल्यू 0, मतलब लाइट को ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, सॉरी लाइट को ना मानो, सॉरी हीट को ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही वो मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब उस केस में TR की वैल्यू कितनी है, TR की अगर A और R 0 है तो TR कितना, तो ऐसे सब्सटेंस को ना बच लो, हम लोग क्या बोलते हैं डाई ए थर्मनस या डाई थर्मनस, डाई थर्मनस सब्सटेंस, क्या बोलते हैं इसको, और ऐसा ऑब्जेक्ट ओपेक होता है, कैसा होता है, सॉरी ओपेक नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास वो कैसा होता है, वो लाइट को अंदर लेगा और ट्रांसमिट कर देगा, समझ में आ रहा है, जैसे लाइट को ट्रांसमिट करता है वो लाइट को अपने अंदर लेके रख लेता है, नहीं रख लेता है क्या, नहीं, वो हीट जितनी भी मिलेगी वो क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। क्लियर है मैंने क्या बोला, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन 0 है, मतलब वो पूरी की पूरी लाइट क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो हम लोग उसको परफेक्ट ट्रांसमीटर बोलेंगे, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, डाई, एग्जांपल दे दिया मैंने ग्लास का, क्वार्ट्ज का, these all are the example of diathermalous substance। क्लियर है, अच्छा अगर मान लेते हैं कि TR की वैल्यू 0 है, TR की वैल्यू कितनी है, मतलब सर A प्लस R किसके बराबर, अगर TR 0 तो A प्लस R किसके बराबर, ऐसे सब्सटेंस को ए थर्मनस सब्सटेंस, ए थर्मनस दिया कि डाई थर्मनस दिया, ए थर्मनस, क्या बोलते हैं इसको, ए थर्मनस सब्सटेंस वुड है, ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ एब्जॉर्प्शन होगा और कुछ रिफ्लेक्शन, कोई ट्रांसमिशन, अगर मैं लकड़ी को हीट दे रहा हूं तो लकड़ी हीट लेके एमिट करती है क्या, नहीं, वो एमिट मतलब उसके अंदर एमिशन कितना है, 0, ट्रांसमिशन कितना रहा उसके अंदर से 0, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसके अंदर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक हो जा रही होगी या वो एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ में आया, बट सर उसके अंदर से कोई ट्रांसमिशन होने वाला नहीं है, कर लो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रहेगा। अब एक बात को समझो कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट को सप्लाई करते हो, वो हीट कितनी एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट करेगा वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, वो डिपेंड करता है कुछ चीजों। अब वो क्या क्या है, पहला टाइम पर, कि कितने टाइम के लिए आपने उसको हीट सप्लाई की, सही है ना, दूसरा कितने टेम्परेचर पर, दूसरा कितने टेम्परेचर, आप कितने टेम्परेचर पे उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस है ना भैया, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पर हीट सप्लाई करूं और 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट सप्लाई करूं, तो क्या दोनों में ही ट्रांसमिशन का या एब्जॉर्प्शन का या रिफ्लेक्शन का रेट सेम होगा, नहीं सर, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप 10 मिनट हीट करो और एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 मिनट हीट करो, तो क्या उन दोनों में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन सेम होगा, नहीं सर, मतलब सर जो हीट आप दे रहे हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टाइम पर, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और वो डायरेक्टली डिपेंड करती है सरफेस एरिया, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, सरफेस एरिया। जाहिर सी बात है ना, अगर मैं इस बच्चे के हाथ में एक छोटा सा आयरन का बॉल हीट करके रख दूं तो उसका हाथ जल जाए, छोटा लिया, अब मैं बोलता हूँ इतना बड़ा आयरन का बॉल लेके आके दोनों हाथ करेंगे, क्या हो गया सर, पूरा हाथ जल जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर क्या होने वाला है, क्यों, क्योंकि सर सरफेस एरिया क्या है, इमेजिन कर रहे हो ना, तो हीट का जो ट्रांसफर होगा या एब्जॉर्प्शन जो भी तीनों में से, वो टाइम पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वो किस पर डिपेंड करता है, ये 11th में भी पढ़े थे, याद आ रहा है कि, अच्छा ठीक है भैया, मैं थोड़ा सा आगे के टॉपिक में चले गया, चलो अब स्टार्ट कर दिए तो खत्म कर लेते, बाद में बताऊंगा कि वो क्या है, याद है हम लोग को बुक में ना, एक्चुअली उसके बीच में कुछ टॉपिक था जो मेरा रह गया, मैं थोड़ा सा आगे चले आया, अब वहां पर है तो हम लोग उसको पढ़ लेते। देखो एक टॉपिक है बच्चे लोग जिसको हम लोग बोलते हैं
फोन आ रहा है। एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं इसको? जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। आर बोले तो एमिसिव, आर बोले तो ठीक है। या फिर उसका दूसरा नाम भी एक है रेडिएंट पावर। दूसरा नाम क्या है? ठीक है, एमिसिव पावर बोलो या फिर। अब ये क्या है जरा इसको समझो। ये एक्चुअली में ना आर बोलते हैं किसको? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे कि एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मैं बोलता हूं कि ये लेट्स से ये अपना एक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मैं ये तीनों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपने इस पे कुछ हीट दिए, आपने इसको क्यू हीट दिए, तो इसमें से कुछ हीट जो होगी टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, इसमें से कुछ हीट होगी जो वो अपने अंदर ले लेगा, और कुछ हीट ऐसी होगी जो वो उसको बाहर ले लेगा। सही है ना? इन तीनों को मिला दूंगा तो ये बन जाएगा। और ये जो क्यू है ना, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये कुछ हीट इसमें से निकाल रहा होगा, एमिट कर रहा होगा ना कुछ हीट, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया से कितनी हीट रिलीज करेगा एक सेकेंड में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिसिव। समझा कि नहीं? एक यूनिट एरिया, यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी, बट वो रहेगा कितना? यूनिट। तो एक यूनिट एरिया से वो कितनी हीट को एमिट कर रहा है एक सेकेंड में, उसी को हम लोग क्या होते हैं? समझ में आया? डिनोटेड बाय आर। डिनोटेड बाय, मैं थोड़ा सा आगे चले आया, ठीक है? क्लियर है ना ये? ठीक। अब यहाँ पर सर हम लोग बाद में उसको वापस से रिकंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ सुनो, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी की पूरी लाइट को एब्सॉर्ब कर ले, मतलब कोई लाइट को वो रिफ्लेक्ट ना करे, कोई लाइट को वो ट्रांसमिट ना करे, तो हम लोग उसको बोलते हैं गुड एब्सॉर्बर। क्या बोलते हैं उसको? है ना? या परफेक्ट एब्सॉर्बर। बट ऐसा कभी होता नहीं। देयर विल बी सम पार्ट जहां पर ट्रांसमिशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? हो सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट क्या हो? एब्सॉर्ब। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पूरे तरीके से जीरो। बट हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि मान लो, जैसे आइडियल केस के लिए कंडीशन मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि लाइट पूरी की पूरी क्या हो रही है, सॉरी लाइट बार बार बोल रहा हूं, हीट पूरी की पूरी क्या हो रही है बच्चे लोग? एब्सॉर्ब। तो ऐसा सब्सटेंस जो पूरी हीट एब्सॉर्ब करता है, हम लोग उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आप देखो, काला कपड़ा हीट एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए बुरखा जो होता है ना व्हाइट में भी बनता है। नोटिस किए? व्हाइट बुरखा, कलर बुरखा क्यों पहनते हैं? गर्मी कम हो। नोटिस करो, बुरखा पहन के ब्लैक वाला बाहर अगर आप निकलते हो तो आपको गर्मी ज्यादा हो, क्योंकि ब्लैक क्या करता है? हीट एब्सॉर्ब करता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वो क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब। इसीलिए आप देखो, जब अपने टेरिस वगैरह पे पेंटिंग होती है ना, तो लोग व्हाइट कलर उसको देते हैं, व्हाइट चूना लगाते हैं, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सिल्वर की प्लेट अगर मैं दूर रख दूं बच्चे लोग, सिल्वर की एक प्लेट अगर मैं दूर से रखूं, तो वो लाइट को क्या करता है? चमकती हुई दिखती है। वो लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो लाइट को एब्सॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट। बट अगर उसी की जगह मैं ब्लैक बॉडी ले लूं, ब्लैक बॉडी, तो वो क्या करेगा? एब्सॉर्ब ज्यादा करेगा। ब्लैक बॉडी का एग्जांपल लैंप ब्लैक है, काली लैंप ब्लैक, वो लाइट को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। फिर बोल रहा हूं, लाइट को, हीट को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। समझ में आ रहा है ना? परफेक्ट एब्सॉर्बर, जिसका एक एग्जांपल हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी का काम क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट उसके ऊपर पड़ रही है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट को वो क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। थोड़ा बहुत अमाउंट को क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट करता है या फिर ट्रांसमिट। समझ में आया? आपके बुक में हम लोग को एक एग्जांपल दिया परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। देखो, कोई तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, मैंने अभी इनिशियली बता दिया। हम लोग फिर भी लैंप ब्लैक को क्या कंसीडर करते हैं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो हम लोग देखने वाले हैं कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसा दिखता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो पहले ये लिख लो, तो हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर आते हैं। टाइम है अपने पास?